ये कौन सा पाठ? दो वरदान। इससे हमने पहला जो पढ़ा उस पाठ का नाम क्या था बताओ? जंगल और जनकपुर। अच्छा, उसको समरी बताओ, उस पाठ का सारांश बताओ, क्या हुआ था उस कहानी में, हमने क्या पढ़ा था? धनुष को उठाकर उसका जैसे तोड़ देते हैं और फिर तब उनकी सीता मैया जी से शादी हो जाएगी। अच्छा, और फिर जनकपुर से सभी लोग कहाँ जाते हैं? अयोध्या जाते हैं और बहुत खुशियाँ मनाते हैं। काफ़ी दिनों तक वो खुशियाँ मनाते हैं। ठीक है, आगे है अपना पाठ दो वरदान। तो दो वरदान में देखते हैं क्या होता है। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा बची थी अब। पहले वो चाहते थे कि उनका पुत्र हो, फिर उनका जब पुत्र हो गया तो वो सोचते थे कि उनका विवाह हो, और जब विवाह हो गया है तो अब वो सोच रहे हैं कि राम का राज्याभिषेक करवाना चाहिए। तो उनके मन की कौन सी इच्छा थी अब? राम का राज्याभिषेक करवाना, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद में ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वत्ता यानी बुद्धिमत्ता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर यानी लगातार बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। वृद्ध यानी होते हैं बूढ़े। तो राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, बूढ़े हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं यानी ढीले हो गए हैं, यानी मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है, यानी अगर आपका मानना, आपकी राय, आपका मत इससे अलग है, भिन्न यानी होता है अलग, भिन्न है, तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूँ। सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते हुए पूरे नगर में फैल गया। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यस मैम, अब दिख रही। दिख रही है? तो मैम फिर से नहीं दिख रही मैम, अब नहीं दिख रही। तो बेटा आप या तो सभी को अब बुक लानी होगी आपको, है ना? या फिर एक काम करो कि आप मुझे ढंग से सुनो अच्छी तरह से। मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। ठीक है? बच्चों मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? यस मैम, आ रही है। मैं दोबारा से ट्राई करती हूँ। यस मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम, मैम दिख रही है स्क्रीन। यस मैम। ओके। यस तो मैम। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे क्या?
जो लोग सभी खुश होकर राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत कर रहे थे। और वो प्रस्ताव क्या था कि राम को क्या बना दिया जाए? राम का क्या मैम किया जाए? राजा। राजा बना दिया जाए और मैम राजा। राम का राज्याभिषेक किया जाए, है ना। तो चारों तरफ जय जयकार होने लगी और दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह तक कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना केके राज के यहाँ गए हुए थे। तो भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए थे? केके राज के यहाँ, अपने ननिहाल गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था कि पिता ने क्या निर्णय लिया है। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केके ने एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। केके से एक दिन में भरत, केके जगह का नाम है, तो केके से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम किसी तरह स्वयं को संभालते हुए। मंथरा ने कहा, एक मिनट बच्चों, मैं गलत पढ़ रही हूँ, यहाँ से साइड में आना था मुझे, दोबारा पढ़ती हूँ कि राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना। कुल की मर्यादा यानी हमारा जो वंश है उसकी मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी, मंथरा ने। अब ये यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है कि रानी कैकेयी की दासी का नाम क्या था? मंथरा। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भुन गई। तो मंथरा जो है वो ईर्ष्या करने लगी, यानी जलने लगी। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी। बचपन से कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था, यानी सबसे ऊपर था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी, यानी गुस्से से बिल्कुल लाल हो गई मंथरा। और कहाँ भागी? रनिवास, जहाँ रानियाँ रहती हैं उसे कहते हैं रनिवास। तो रनिवास की ओर भागी, सीधे कैकेयी के कक्ष में। कक्ष यानी कमरा। वह हाँफ रही थी। बच्चों, दृश्य को कल्पना करना। वह हाँफ रही थी, क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? अब आ रही है बच्चों? अब आ रही है मेरी आवाज़? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है, यानी सब ठीक तो है? उन्होंने पूछा। उन्होंने किसने पूछा बच्चों? मैम कैकेयी ने। कैकेयी ने, हाँ। मैम कैकेयी ने। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है।
तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। ये बात कह रही है कौन? मंथरा। कैसा कुशल यानी कैसा ठीक, कैसा मंगल, कैसा शुभ? सब अमंगल होने वाला है, सब अशुभ होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज के पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। मति का अर्थ भी बुद्धि ही होता है। तो रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, यानी कोई बुरी चाल, कुचाल, कुचक्र तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बच्चों, क्या सिर्फ एक ही बच्चे को ये प्रॉब्लम है या बाकी बच्चों के साथ भी यही हो रहा है? मैम हमारे साथ भी हो रहा है। मैम हमें भी हो रहा है। मम्मी नहीं हो रहा। मैम हमें नहीं हो रहा। अच्छा, तो अब आवाज़ आ रही है? देखो एक बार। यस मैम। ठीक है। तो कैकेयी का स्वर उग्र हो गया, यानी और तेज हो गया। स्वर यानी आवाज़। कैकेयी की आवाज़ और तेज हो गई। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राजा सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। राज सदा ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़े पुत्र को ही मिलता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्रभाव यानी असर। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता, यानी जो नज़दीक पास जो संकट आने वाला है वो तुम्हें नहीं दिखता। दुख की जगह प्रसन्न होती हो, खुश होती हो। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। कौशल्या किसकी माता है? राम की। इसलिए कह रहे हैं कि अगर राम राजा बन गए तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राज गद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े। आंखों में आंसू थे। मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। तो प्रसन्नता की जगह, खुशी की जगह किसने ले ली? ना दिखाए जाने वाले क्रोध ने, गुस्से ने। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही। बेटा नेटवर्क नहीं आपकी है। आवाज कट कट के आ रही। नेटवर्क नहीं है। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें? उन्हें रनिवास बुलाएं या प्रतीक्षा करें, यानी इंतज़ार करें? मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली।
समझ गई। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। कोप भवन वो जगह होती है, कोप यानी होता है क्रोध, गुस्सा। तो वो जगह होता है कोप भवन जहाँ रानियाँ क्रोधित। आपकी आवाज कट कट के आ रही। मैम क्या कही नहीं? मैम क्या कही नहीं? ओके, अब आगे देखो आगे क्या होता है। बच्चों सुनो ध्यान से, आगे देखो आगे क्या होता है, आगे सुनते हैं। कोप भवन के घटनाक्रम की राम का वन गमन पाठ का नाम है। और गमन यानी होता है जाना और वन यानी होता है जंगल, ठीक है। तो कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यानी कोप भवन में क्या हुआ इस बात की जानकारी बाहर, इस बात का पता बाहर किसी को नहीं था। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारियां करते हुए। अच्छा, कोप भवन में क्या हो रहा था इसके बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी सभी लोग, पूरे नगर जो है उनका, अयोध्या नगरी पूरी जाग रही थी। क्यों जाग रही थी? क्योंकि राजा दशरथ तो कैकेयी को समझा रहे थे और कैकेयी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। ये दोनों तो इस वजह से जाग रहे थे। और जो नगर के लोग, हाँ, और पूरे जो नगर के नगरवासी हैं वो राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी, यानी गुरु वशिष्ठ को भी नींद नहीं आ रही थी। आखिर राम का राज्याभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में, यानी कि वो शुभ घड़ी कब आएगी, जब राम का राज्याभिषेक होगा। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। बच्चों माइक बंद करो अपना। ये माइक किसका चालू है? मैम विवेक शर्मा और अभू कुमार। दोनों अपना माइक बंद करेंगे। तो महामंत्री सुमंत्र, महामंत्री का नाम क्या था? सुमंत्र, कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। तो कुछ लोग ये सोच रहे थे कि शायद अब राम का राज्याभिषेक है तो उसकी तैयारियों में व्यस्त होंगे, बिजी होंगे। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी, यानी नज़दीक आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुँचे। तो सुमंत्र उसी समय राजभवन पहुँच गए। कैकेयी के महल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुँचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, सुमंत्र का मन समझ गई कैकेयी, और कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं, मतलब राज्याभिषेक की खुशी में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। क्षीण यानी बिल्कुल धीमे स्वर में, धीमी आवाज़ में कहा कि राम को बुला कर लाओ। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थीं, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। राम जहाँ रहते थे वहाँ भारी भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। तो सुमंत्र को जैसे ही लोगों ने देखा तो लोगों को ऐसा लगा कि सुमंत्र जो हैं वो राम को राज्याभिषेक के लिए बुलाने लाए हैं। तो सभी में कोलाहल बढ़ गया। राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे, यानी आश्चर्यचकित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे।
उन्होंने कपड़े कैसे पहन रखे थे? बच्चों कल्पना करते जाना। कपड़े कैसे पहन रखे थे? राजाओं के जैसे सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी, यानी फूलों की वर्षा। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया। फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए, यानी बेहोश हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली, राम। उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। यहाँ माते किसे कहा है? कैकेयी को। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, यानी शास्त्रों के अनुसार ये बात ठीक नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा। अब कैकेयी बोलते जा रही है और क्या कहती है कि मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। राम संयत रहे, यानी बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वनवास चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया, यानी कैकेयी भवन में क्या क्या हुआ उस सब के बारे में बताया और अपना निर्णय सुनाया और अपना फैसला बताया। निर्णय यानी होता है फैसला। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी, होश खो बैठी अपने। और लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। लक्ष्मण शांत थे। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लीन। अब आ रही है? अब आ रही है बच्चों? बेटा अब आ रही है? अब आ रही है? मैं पढ़ रही हूँ, बताना आवाज़ आ रही है क्या? आवाज कट कट आ रही। मैं बहुत ज्यादा कट गया।